हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी केमिस्ट्री। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ केवीएस पीजीटी के क्वेश्चन जो कल रह गए थे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है और उसमें मैंने लगभग आपके साथ 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड किया है। उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है केवीएस की वो कितनी हो सकती है। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे केवीएस के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो रह गया था कल, हमसे पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 2 पॉजिटिव। क्रोमियम 2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो सबसे पहले क्रोमियम का हम क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आता है, 4s1 3d5। ठीक है, 3d5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्रोमियम है इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 इसके ऊपर चार्ज है। +2 चार्ज का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिटल से निकल जाएगा, तो बच जाएगा 3d4। ठीक है, अब 3d4 आपके पास बच गया है और आप इसको क्या करेंगे, d ऑर्बिटल में इस तरह से भर लीजिए। इस तरह से आप इसको फिलअप कर लेंगे d ऑर्बिटल के अंदर, 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है वो क्या है आपका, √n+2। ठीक है, तो इस तरह से n+2 आ जाएगा, तो 4 और 4 + 2 तो क्या आएगा आपका √24 आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 4.7 के लगभग आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव का जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ रहा है, 4.7 बोहर मैग्नेटन आ रहा है। ठीक है, 4.7 बोहर मैग्नेटन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि जब माल्टोज को हम ब्रेक करते हैं, माल्टोज को ब्रेक किया जाता है, या फिर पूछ रहा था कि माल्टोज में कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो माल्टोज में कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये हमसे पूछा गया था कि माल्टोज में कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि अगर हम पानी का एडिशन करें, वाटर का एडिशन करें, या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, टू फिनाइल टू फिनाइल टू फिनाइल टू फिनाइल प्रोपीन हमें दिया गया था, टू फिनाइल प्रोपीन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने वाला था और हमसे पूछ रहा था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमने पहले इसका स्ट्रक्चर बना लिया, 2 पे फिनाइल लगा है तो यहाँ पे हमने फिनाइल लगा लिया है, 2 फिनाइल और क्या आ जाएगा आपका प्रोपीन। ये आपका 2 फिनाइल प्रोपीन है, इसकी क्या कर रहा था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा था। ठीक है, पानी का एडिशन कर रहा था, पूछ रहा था प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, पीएच। यहाँ पे आपका पीएच हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे आके लगने वाला है। ठीक है, जो आपका ये इस तरह से एडिशन होना है H पॉजिटिव का और OH नेगेटिव का। तो H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, और OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, इस पोजीशन में। ठीक है, हम यहाँ पे मार्कोनी रूल लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था CCl बॉन्ड लेंथ किस में सबसे शॉर्ट होगी। CCl बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ रहा था, CCl की जो बॉन्ड लेंथ है वो किस में सबसे कम होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन था जिसमें जो क्लोरीन था वो डायरेक्ट बेंजीन से बाइंड था। ठीक है, एक ऑप्शन था जिसमें क्लोरीन सीधा किससे बाइंड था, हमारा बेंजीन से बाइंड था। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर निकालेंगे, परसेंटेज एस करेक्टर निकालेंगे तो वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे क्या रहेगा, मोर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी इस कार्बन की वो क्या आने वाली है, sp2 आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा परसेंटेज आयनिक करेक्टर होता है उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होती है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो क्या आएगा आपका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीटी। पीटी की हमसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा था, ये कॉम्प्लेक्स हमको दे दिया गया था, PTNH3 होल थराइज
Cl और एक Cl यहाँ पे बाहर लगा था, और हमसे पूछ रहा था व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, हमसे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट वो पूछ रहा था। तो देख लीजिए क्या आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी आपकी, पीटी की अगर हम बात करें, इसको हम एक्स मान लेते हैं, पीटी को हमने एक्स मान लिया है। NH3 का जो होता है वो न्यूट्रल होता है, दिस इज न्यूट्रल, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। Cl के ऊपर -1 और एक Cl और है, ये भी -1 हो जाएगा, इक्वल में क्या 0। तो x माइनस टू इजकल टू 0 और x इजकल टू क्या +2, x इजकल टू क्या +2, यहाँ पे +2 आ गया। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पीटी के ऊपर चार्ज है या फिर उसका पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में हमें बताना था कि जो आपका कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए क्या आएगा। यहाँ पे जो आपका EN है, इथाइलिन डायमीन, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, इसको बोला जाता है इथाइलिन डाईअमीन। ये आपका क्या रहेगा, इथाइलिन डाईअमीन। इथाइलिन जो डायमीन होता है क्या होता है, बाइडेंटेट लाइगेंड होता है, दिस इज बाइडेंटेट लाइगेंड। और भी क्या करता है, मेटल को दो साइड से बाइंड करता है। ठीक है, कहाँ से बाइंड करता है, दो साइड से मेटल को बाइंड करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका लाइगेंड है ये मेटल को दो जगह से बाइंड करेगा, और ये कितना कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोवाइड कराएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे EN है कितने, 2, तो एक EN दो जगह से बाइंड करेंगे, 2 EN 4 जगह से बाइंड करेंगे। ठीक है, और जो Br है ये मोनोडेंटेट लाइगेंड है, ये 2 जगह से बाइंड करेंगे क्योंकि ब्रोमीन कितने हैं, 2 है। तो टोटल जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे आपका इथाइलिन डायमीन लगा रहेगा इस तरह से, इस साइड भी आपका इथाइलिन डायमीन लगा रहेगा, और इधर पे आपका Br और Br। तो कहने की ओवरऑल बात ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, सॉरी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो कितना आ जाएगा आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था हेक्साडेंटेट लाइगेंड इज, इनमें से कौन सा लाइगेंड हेक्साडेंटेट है, इनमें से कौन सा लाइगेंड हेक्साडेंटेट है। हमें कुछ एग्जांपल दे दिए गए थे, EN दिया गया था, इथाइलिन डायमीन, NH3 है, पानी है, और EDT है, EDT है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमसे दिए गए थे और हमसे पूछ रहा था कि कौन सा लाइगेंड हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट क्या होता है, जो मेटल को 6 जगह से बाइंड करता है, इसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम, हेक्साडेंटेट बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर इथाइलिन डायमीन की बात करें तो इथाइलिन डायमीन मैंने अभी आपको पीछे बताया, इथाइलिन डायमीन तो क्या है आपका, बाइडेंटेट लाइगेंड, दिस इज बाइडेंटेट लाइगेंड। ये तो मेटल को 2 जगह से बाइंड करता है, तो ये तो बाइडेंटेट हो गया। जो अमोनिया है और जो आपका पानी है, अमोनिया है और जो आपका पानी है, ये सारे कैसे होते हैं आपके, मोनोडेंटेट होते हैं। ये भी क्या आपका मोनोडेंटेट है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेट हो जाएगा, मोनोडेंटेट। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके मोनोडेंटेट। अगर EDTA की बात करें तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इसका नाम होता है, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इसका नाम होता है। और ये मेटल को 6 जगह से बाइंड कर सकता है। ये मेटल को कितने जगह से बाइंड करेगा, 6 जगह से ये बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये 6 जगह से मेटल को बाइंड कर रहा है, अगर ये 6 जगह से मेटल को बाइंड करेगा, यहाँ पे एक और एन आ जाएगा यहाँ पे इस पोजिशन पे, और यहाँ पे कोई मेटल रहेगी, ये मेटल को क्या करेगा, 6 जगह से बाइंड करेगा। मेटल को कहाँ से बाइंड कर सकता है, इस नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड कर सकता है, इस नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड कर सकता है, इस ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड कर सकता है, और इस ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड कर सकता है। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि जो आपका EDTA होगा वो मेटल को 6 जगह से बाइंड कर सकता है। इसका मतलब EDTA आपका क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेट लाइगेंड हो जाएगा, या फिर इसकी डेंटिसिटी कितनी रहेगी, 6 रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया EDTA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था इनमें से कौन लीस्ट एसिडिक है, इनमें से कौन
लीस्ट एसिडिक है, इनमें से कौन लीस्ट एसिडिक है। हमको कुछ ऑप्शन दिए गए थे, लीस्ट एसिडिक पूछ रहा था, इसमें हमको क्या क्या दे दिया गया था, हमको दिया गया था कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, मिनट रुकेंगे, कार्बोलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, और थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया था ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। एक ऑप्शन हमको दिया गया था और एक और दिया गया थैलिक एसिड, शायद हमको दिया गया था थैलिक एसिड। ये चार ऑप्शन हमें दिए गए थे और हमसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सबसे कम एसिडिक है। तो देखिए जो आपको कार्बोलिक एसिड है इसको फिनोल भी बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज फिनोल, कार्बोलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज फिनोल। और ये क्या होता है आपका, इसकी एसिडिटी कम होती है एज कम्पेयर टू इन तीनों की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका आएगा वो क्या आ जाएगा आपका कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड जो कार्बोलिक एसिड है उसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बोलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछ रहा था कि ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल कौन फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टेट रूल कौन फॉलो नहीं कर रहा है या फिर कौन इस ऑक्टेट रूल को क्या करता है वोलेट करता है। तो फॉर यहाँ पे एग्जांपल हमको क्या क्या दिए गए थे, ऑप्शन क्या क्या दिए थे, PCl3 दिया गया था, PCl3 हमको दिया गया था, PCl3 था, और आपके पास OF2 था, और आपके पास ASF5, कुछ इस तरह के ऑप्शन हमको दिए गए थे। पूछ रहा था इनमें से कौन वायलेशन करता है किसका, ऑक्टेट रूल का, या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए इसमें जो आपका ASF5 है ये क्या करता है 5 बॉन्ड बना लेता है, ये कितने बॉन्ड बनाता है 5 बॉन्ड बनाता है, और इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्या करेगा ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ASF5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि जो स्टेबल कन्फर्मेशन होगी 2 क्लोरो इथेनॉल की वो क्या होगी, ठीक है। 2 क्लोरो इथेनॉल की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है। कन्फर्मेशन बताना था कि कौन सा स्टेबल रहेगा। तो देखिए इस तरह से एक ऑप्शन आपको दिया गया था, ये वाली जो आपकी कन्फर्मेशन है क्या रहेगी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो इसकी फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होती है। तो ये वाली जो फॉर्म है ये क्या है ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका क्या था 2 क्लोरो इथेनॉल किस फॉर्म में स्टेबल है, इस वाली फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हमसे पूछा था लेड टंगस्टेट का फॉर्मूला क्या है। तो लेड टंगस्टेट का फॉर्मूला क्या था, हमने कल भी इसको देखा था, ये कुछ इस तरह से एक ऑप्शन था वहाँ पे। तो लेड टंगस्टेट का फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछ रहा था कि जो जिरकोनियम है और हाफेनियम है उसका साइज़ क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इनका साइज़ क्या हो जाता है सेम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता। तो देखिए आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थायमिन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। कौन सा क्या प्रेजेंट नहीं होता, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है आपका एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइस्टीन होता है, और क्या होता है आपका यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है आपका यूरेसिल आ जाता है। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में आपका क्या क्या आ जाता है, डीएनए में आपका क्या आ जाएगा, डीएनए में आपका ATGC आ जाएगा, डीएनए में ATGC। आरएनए में क्या करते हैं कि जो आपका थायमिन होता है इसको किससे चेंज कर देते हैं यूरेसिल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा थायमिन हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि वो कौन सी रिएक्शन है जिससे हम क्या बनाते हैं, फेरोन बना लेते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, फेरोन बनाते हैं। ठीक है, तो फेरोन कौन सी रिएक्शन से बना सकते हैं, ऐसा हमसे पूछा गया था। कुछ ऑप्शन हमको दे दिए गए थे, हमको जैसे सैंडमेयर रिएक्शन दिया गया था, सैंडमेयर रिएक्शन दी गई थी। दूसरा ऑप्शन हमको दे दिया गया था, स्वार्ट रिएक्शन दिया गया था, स्वार्ट रिएक्शन दिया गया था। और तीसरा आपको दिया गया था फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। ठीक है, स्टेन रिएक्शन। ठीक है, 3 रिएक्शन दी थी, एक और ऑप्शन दिया गया था, और हमें बताना था कि वो कौन सी रिएक्शन है जिससे क्या बनाते हैं, हम फेरोन बनाते हैं। ठीक है, तो फेरोन हम किससे बनाते हैं, फेरोन हम बनाते हैं किससे, स्वार्ट्स रिएक्शन से। किससे बनाते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन से बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, फेरोन किससे बनाते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई गई, शायद NaOH ले रहा था, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। और जो प्रोडक्ट बन रहा था, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, Cl की जगह पे लग रहा था आपका OH ग्रुप। Cl की जगह क्या लग रहा था आपका, OH ग्रुप लग रहा था। और हमसे पूछ रहा था कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, तो इसको बोल रहे हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन को फास्ट देगा। इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन क्या देगा, फास्ट देगा। ठीक है, तो हमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो देखिए SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देता है, जो प्राइमरी होता है, उसके बाद कौन सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शरी। ठीक है, और अगर हैलाइड में हमारे पास आयोडीन है तो वो ज़्यादा जल्दी से देगा, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद क्लोरीन। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारे पास था जिसमें क्या था हमारे पास, C6H5, C6H5, CH2 और I। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से आयोडीन को हम हटाएंगे तो आयोडीन इस ऑर्डर से आप देख सकते हैं, आयोडीन इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडीन क्या आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, तो आयोडीन यहाँ पे एकदम से हट जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो कार्बन है एक ऐसा है प्राइमरी है, एक ऐसा है प्राइमरी है। तो ये जो कंपाउंड है C6H5CH2I, ये क्या करेगा, SN1 में फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, ये किसके थ्रू जाएगा, ये SN1 में, सॉरी SN1 में, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, SN2 का मैंने बता दिया आपको, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और टर्सरी क्या करेगा, सबसे ज़्यादा देगा, फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो किस तरह का बनेगा आपका, कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाला। ठीक है, इस तरह से कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन क्या है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, ये किसके थ्रू स्टेबलाइज है, रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज है, जिसकी वजह से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, SN2 रिएक्शन के लिए था, SN2 रिएक्शन के लिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि SN2 रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, या फिर इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। तो देखिए एक ऑप्शन हमको दिया गया था कि जो SN2 का रेट होता है वो पोलर प्रोटिक सोलवेंट में ज़्यादा होता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में ये रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन SN2 ऐसा नहीं करता है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सोलवेंट है तो रेट ज़्यादा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया था, गलत हो गया था, और यही आपकी करेक्ट ऑप्शन था, जो आपको, क्योंकि आपको देखना था कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट के केस में SN2 रिएक्शन फास्ट नहीं होती है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलर प्रोटिक सोलवेंट की प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन फास्ट नहीं होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इनमें से कौन इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सही नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं है। 4 ऑप्शन हमको दे दिए गए थे, इनमें से कौन सही नहीं है, कुछ ऐसा पूछ रहा था। तो देखिए 4 ऑप्शन हमको दे दिए गए थे, K = A, A की पावर माइनस, सॉरी माइनस तो नहीं दिया था,
EA/RT। ठीक है, एक तो ऑप्शन हमको ये दे दिया गया था। उसके बाद एक ऑप्शन हमको क्या दिया गया था, T इज इक्वल टू वोट PV/NR, PV/NR। तीसरा ऑप्शन हमको दिया गया था डेल्टा G इज इक्वल टू वोट ΔH-T ΔS। और चौथा ऑप्शन दिया गया था डेल्टा G इज इक्वल टू वोट -NFA। हमें बताना था इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम अरहेनियस इक्वेशन की बात करें तो अरहेनियस इक्वेशन में होता क्या है कि यहाँ पे जो अरहेनियस इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सही, E/-EA/RT। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन प्रेजेंट होता है, माइनस साइन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है नहीं। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही क्या है, इनकरेक्ट। अगर हम इसको देखें तो हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। और अगर हम यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, PV/NR। ठीक है, पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इसके डिवाइड में चली जाएगी। तो ये भी क्या है, हमारा करेक्ट है। ये गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, डेल्टा G इक्वल टू क्या, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी क्या है, हमारा गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, डेल्टा G इक्वल टू -NFP। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ये क्वेश्चन पूछा गया था, एनोड और कैथोड। तो हमसे पूछ रहा था कि जो साइन होता है वो क्या होता है। ठीक है, हमसे पूछ रहा था साइन कैसा रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है। तो एनोड के ऊपर आपका होता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। और एनोड के ऊपर आपको क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पूछ रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन हमको दिया गया था और हमसे पूछ रहा था एसिडिटी का ऑर्डर। एसिडिटी का ऑर्डर हमसे शायद पूछ रहा था, MnO4 नेगेटिव, और इसके बाद Cr2O8 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, और इसके बाद था V2O5। ठीक है, इसमें हमें एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा था। तो देख लीजिए एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो Mn के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +7। यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर कितना आएगा, +6 चार्ज आएगा। और यहाँ पे वेनेनियम के ऊपर कितना आएगा, +5 आएगा। ठीक है, तो Mn के केस में ऑक्सीजन स्टेट सबसे ज़्यादा है, क्रोमियम केस में थोड़ा कम है, और वेनेडियम के ऊपर +5 है। तो अगर सबसे ज़्यादा एसिडिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा, आपका Mn +7, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद आपका आएगा क्रोमियम +6, और उसके बाद आपका जाएगा वेनेडियम +5। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा किसका, एसिडिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया गया था, इनमें से कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इनमें से कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनमें से कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऐसा हमसे पूछ रहा था। इनमें से कौन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें कुछ डबल सोल्ट दे दिए गए थे। डबल सोल्ट हमको दे दिए गए थे KCl और इंटू 6H2O। एक ऑप्शन हमको कुछ इस तरह से दिया गया था। एक ऑप्शन हमको क्या दिया गया था, K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज एंड 24H2O। एक ऑप्शन ये दे दिया गया था, और दो ऑप्शन हमको और दिए गए थे। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन था जिसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट था, जिसके अंदर क्या था, एक स्क्वायर ब्रैकेट था, और उसमें मेटल और लाइगेंड लगे हुए थे, और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे बनता। तो वाला कंपाउंड हमारा क्या था, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। तो हमारा क्या था, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जो ऊपर वाले ये ऑप्शन दिए गए थे, तीन ऑप्शन, ये क्या थे, हमारे डबल सोल्ट थे। ये सब हमारे क्या थे, डबल सोल्ट थे। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे डबल सोल्ट, जो कि अपने आयन का टेस्ट देते हैं। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमको दिया गया था वो क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये शायद मैंने करा दिया आपको।
हाँ, पूछ रहा था सेल वॉल, जो आपकी सेल वॉल होती है प्लांट्स की, वो किससे बनी होती है। ठीक है, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। ठीक है, सेल जो वेल वॉल बनी होती है प्लांट की, वो किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है आपकी सेलुलोज से। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज से ये बनी हुई होती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है आपकी प्लांट की, वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर है। इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर है, कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर है। और ऑप्शन दिए गए थे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, और इसके बाद हमें दिया गया था बोरोन और फ्लोरीन। ठीक है, हमसे पूछ रहा था कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर है। तो देखिए, जो पोलर बॉन्ड होता है वो पोलैरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, हमारा पोलर बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है आपका, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो कौन है, बोरोन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोरोन। तो ये जो बॉन्ड आपका दिखाई दे रहा है बोरोन और फ्लोरीन, ये इसके बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा, पोलर नेचर का रहेगा, है ना। या फिर इसके अंदर हम बोल सकते हैं पोलैरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, बोरोन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्या रहेगा, हाईली पोलर नेचर का रहेगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CaC2O4। इसमें हमसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड। तो देखिए, हमें पता है कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। और हमें कार्बन का निकालना है, तो हमने 2x मान लिया इसको। एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है आपका -2, और 4 के ऊपर हो जाएंगे -8, इक्वल में क्या, 0। तो 2x इजक्वल टू क्या, +6। तो x इजक्वल टू आ जाएगा हमारा +3। ठीक है, तो इस कंपाउंड में जो कार्बन है, इस कंपाउंड में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, CaCO4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है आपका, +3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, शायद कुछ इस तरह क्वेश्चन था, OCN करके कुछ शायद था, और हमसे पूछ रहा था व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज, इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है, इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा OCN नेगेटिव। ठीक है, जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और CN कुछ इस तरह से लगा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर तो कितना, -1 चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -1। कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, फॉर्मल चार्ज 0, और इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज OCN में ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, कार्बन के ऊपर 0 है, और नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन हिंसबर्ग का टेस्ट पॉजिटिव देता है ना। हमसे पूछ रहा था कि हिंसबर्ग टेस्ट को कौन देता है, हिंसबर्ग टेस्ट को कौन देता है, या फिर हमसे शायद पूछ रहा था कि इनमें से कौन हिंसबर्ग टेस्ट को नहीं देता है। तो देखिए, जो आपका हिंसबर्ग टेस्ट होता है वो कौन देते हैं, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन क्या करते हैं, इस टेस्ट को देते हैं। जो आपका टर्शरी अमीन होता है वो इस टेस्ट को नहीं देता है। तो शायद उसमें ये पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन हिंसबर्ग टेस्ट को नहीं देता है। तो हिंसबर्ग टेस्ट को कौन नहीं देगा, टर्शरी अमीन नहीं देगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कौन देगा, तो फिर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर एन के साथ एक आर ग्रुप लगा, एल्काइल ग्रुप, दिस इज प्राइमरी। और अगर एन के साथ 2 आर ग्रुप लगे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी। और अगर एन के साथ 3 आर ग्रुप लगे हैं इसको बोल रहे हैं हम टर्सरी। तो टर्सरी वाला हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देता, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या देते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट को देते हैं। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, शायद पूछ रहा था कि कौन टेस्ट नहीं देता, या फिर वो पूछ रहा होगा कि कौन देता है। अगर पूछ रहा है कि कौन देगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी देंगे, और अगर पूछ रहा है कि कौन नहीं देगा तो वो टर्सरी
नहीं देने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। RCONH2 Br2 और KOH हमको दिया गया था और पूछ रहा था कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। दिस इज योर होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, यहाँ से CO ग्रुप हट जाता है, यहाँ से क्या होता है, ये CO ग्रुप हट जाता है, हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अमीन मिलती है, RNH2 मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिलने वाला है, RNH2, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हमसे दी गई थी, हमें हमसे पूछ रहा था कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा था कुछ इस तरह का था, इसमें हमको साइक्लोहेक्सेन दे के रखा था, हमको दिया था साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ था, और यहीं पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, और इसके अंदर डाल रहा था H2SO4 इसके अंदर ऐड कर रहा था, और हमसे पूछ रहा था कि इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए पहले स्टेप में होगा क्या, H2SO4 क्या देगा हमें, H पॉजिटिव आयन देगा। ये H पॉजिटिव आयन किसके ऊपर अटैक करेगा, OH2 के ऊपर जाके अटैक करेगा। OH2 के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, जो पानी है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, H2O पॉजिटिव, और इस तरह से। ठीक है, अब ये है कि जो एल्कीन आएगी यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा एक, यहाँ पे क्या बनेगा, एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इस तरह से कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद हमें देखना था कि हम हाइड्रोजन कहाँ से हटाएं, प्रोटॉन कहाँ से हटाएं ना। तो होना क्या है कि हमें वो एल्कीन बनानी है जो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। ये देखिए दो पॉसिबिलिटी, या तो हाइड्रोजन यहाँ से हटे या फिर हाइड्रोजन यहाँ से हटे। ठीक है, अगर यहाँ से हटाएंगे तो एल्कीन इस साइड बन जाएगी, एल्कीन इस साइड भी बन जाएगी। मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की एल्कीन आपके पास बन के आएगी। यहाँ पे आपका एक क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप हाइड्रोजन कहाँ से हटाएं, इस वाले नीचे वाले से, यहाँ से इसको हटाएं। अगर इसको हटाएंगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन के आएगा, जिसमें यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, और यहाँ पे भी क्या लगा है आपका, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप कर लीजिए, और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे जो एल्कीन बनी है उसके ऊपर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हैं, कौन ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू स्टेजअप क्या बोलता है कि जितने ज़्यादा एल्कीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका कैसा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये होने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो हमको 3 ऑप्शन दिए गए थे। तो आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद ब्रोमीन का, और उसके बाद किसका रहेगा आपका, क्लोरीन का। ठीक है, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर आपका ब्रोमीन का, और फिर क्लोरीन का। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर था किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमसे पूछ रहा था इनमें से कौन इनकरेक्ट है, इसमें से कौन इनकरेक्ट है। कुछ हमें ऑप्शन दिए गए थे, जैसे OH नेगेटिव था उसके सामने लिखा गया था हाइड्रोक्सो, उसके सामने क्या लिखा था, हाइड्रोक्सो। CN नेगेटिव के सामने लिखा था साइनाइड, इसके सामने लिखा था साइनाइड लिखा हुआ था। Cl नेगेटिव के सामने लिखा था क्लोराइड, कैलोराइड, आई थिंक क्लोराइड। और H2O दिया गया था उसके सामने लिखा गया था एक्वा। ठीक है, एक्वा। और हमें बताना था कौन मैच नहीं करता है। तो देखिए OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो CN होता है इसको सियानो बोलते हैं, CN क्या बोलते हैं, सियानो बोलते हैं, तो साइनाइड गलत हो जाएगा। CN नेगेटिव को क्लोराइड बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा साइनाइड। ठीक है, और सॉरी साइनाइड की जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ पे शियानो आना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा CN नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, ऐसे कुछ ऑप्शन दिया गया था हमको, Cr2O7, Cr2O7, CrO3 एंड V2O5। और हमसे पूछ रहा था कि या ये तीनों एसिड है या फिर ऑल आर बेस, ऑल आर एसिड, कुछ इस तरह से हमको दिया गया था। तो देखिए इन सभी के ऊपर क्या आएगा, ऑक्सीजन स्टेट आएगा,
पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सभी के ऊपर जो ऑक्सीजन स्टेट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो वेनेडियम के ऊपर कितना आएगा, +5 आ जाएगा, वेनेडियम के ऊपर +5, Cr के ऊपर +6 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन हमारे पास है। शायद यहाँ पे K2Cr2O7 था, तो Cr2O7 नेगेटिव था, तो यहाँ पे कितना आएगा, +6 आ जाएगा। तो इन सब के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से तीनों कैसे बिहेव करेंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, ऑल आर एसिड, ऑल आर एसिड, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। तो ऑल आर एसिड, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल आर एसिड, ऑल आर एसिड। सभी के सभी कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज अ एसिड की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, इनमें कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है। O नेगेटिव NO2 लगा हुआ था, इसके बाद यहाँ पे O नेगेटिव OCH3 लगा हुआ था, और एक ऑप्शन में आपका CH3 लगा हुआ था, एक ऑप्शन में आपका CH3 लगा हुआ था, O नेगेटिव और CH3, और जो लास्ट ऑप्शन आपका था उसके अंदर क्या लगा हुआ था, उसके अंदर O नेगेटिव सिंपल था, ठीक है। अब हमें पूछ रहा था कि इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे, और ये ईजिली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसका मतलब इसकी एसिडिटी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि OCH3 है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस साइड देगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ओवरऑल यहाँ पे O नेगेटिव के ऊपर क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। CH3 भी क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन एज कम्पेयर टू OCH3 ये क्या है, वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू इसके, और इसकी बेसिसिटी क्या रहेगी, इससे ज़्यादा रहेगी, ठीक है, इस वाले से। तो हमको अगर मैं इसको 1, 2, 3 और 4 मान लेता हूँ, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी आएगी, सेकंड की, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी आएगी, सेकंड की आ जाएगी, उसके बाद थर्ड की आ जाएगी, उसके बाद आपकी फोर्थ की आ जाएगी, और उसके बाद आपकी किसकी आ जाएगी, फर्स्ट की, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन रहेगा आपका, सेकेंड, ये वाला क्या रहेगा आपको सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रहा था RCOCl, RCOCl, और हमको दिया गया था H2PD BaSO4, H2PD BaSO4, हमसे पूछ रहा था क्या प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। और रोजनमुंड रिडक्शन क्या करता है, एसिड क्लोराइड को, एसाइल क्लोराइड को किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, ठीक है। किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। एसाइल क्लोराइड किस में चेंज जाएगा, आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका यूवी, ठीक है। यूवी चैम्बर यूज किया जाता है, ठीक है, यूवी चैम्बर हम क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमको दिया गया था पिरिडीन, हमको क्या दिया गया था, पिरिडीन, हमको पिरिडीन दे दिया गया था, और पिरिडीन में पूछ रहा था कि किस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे इसको लेवल किया गया था 1, 2, 3, 4 और 5। पूछ रहा था किस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में आएगी, कि यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे, इस साइड या फिर इस साइड, यहाँ से शिफ्ट करा देता हूँ मैं, तो होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन इस साइड पे शिफ्ट होंगे तो होगा क्या, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, या फिर इस साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। लेकिन जो आपका सेकंड और फोर्थ पोजीशन है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होता है। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो कहाँ रहेगी, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया था जिसमें किसी रिएक्शन को बैलेंस करा रहा था, शायद AS2S3 करके कुछ ऑप्शन था हमारे पास, और वहाँ पे पूछ रहा था कि O2 के कितने
मोल्स यूज होंगे। तो कितने हो जाएंगे वो आपके, लगभग 9 हो जाएंगे। लगभग कितने हो जाएंगे वो आपके, 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये सब आपके क्वेश्चन थे, मैंने डिस्कस किए हैं। आज मैंने लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और कल मैंने लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अबाउट 80 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और जो क्वेश्चन जो मेरे को मिलेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, आप सभी का सिलेक्शन हो और आपको केंद्रीय विद्यालय में जॉब मिले। थैंक यू।